वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 13 में हम बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के हवाले से। और हम ये देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या रोल प्ले करते हैं और हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कंपेयर करने में ये किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे इसका जो नेम है वो हमें ये बताता है कि ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है लेस देन का साइन। और लेस देन के साइन को हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर टू डिफरेंट वैल्यूज़, ये चेक करने के लिए कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू से स्मॉलर है या नहीं है। इसी तरह से लेस देन के कम्बिनेशन के साथ ही एक और हमारे पास ऑपरेटर है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू। फॉर एग्जांपल हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि एक वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से या तो स्मॉलर हो या उसके इक्वल हो। तो इन बोथ केसेस आप उसके अगेंस्ट कोई वर्किंग परफॉर्म करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि लेस देन के केस में अगर फॉर एग्जांपल ए में 2 स्टोर है और बी में ए में 2 स्टोर है और बी में 3 स्टोर है, तो 2 इज़ लेस देन 3, ये तो हो जाएगा ट्रू। लेकिन अगर ए में भी 3 स्टोर हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 3 जो है वो 3 से स्मॉलर नहीं है बल्कि उसके इक्वल है। लेकिन ये जो सेकंड केस है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू, इस केस में अगर यहाँ पे ए की वैल्यू भी 3 और बी की वैल्यू भी 3 हो, तो 3 जो है वो 3 से स्मॉलर तो नहीं है लेकिन वो उसके क्यू के इक्वल है। तो लेस देन या इक्वल टू, इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में आपको जो फाइनल डिसीजन है वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है। आगे चलते हैं। हमारे पास जो थर्ड पॉइंटर है दैट इज़ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पॉइंटर हम यूज़ करते हैं दो डिफरेंट वैल्यूज़ में ये चेक करने के लिए कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, इसकी बेस पे फिर हम फर्दर वर्किंग करवाते हैं। और ग्रेटर देन और इक्वल टू में अगेन एडिशनल कंडीशन है, जैसे हमने यहाँ पे लेस देन के केस में बात की कि अगर ए की वैल्यू बी से स्मॉलर होगी उस सूरत में भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल होगी उस सूरत में भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम इसे अजर्ट स्टेटमेंट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी हम कुछ एग्जांपल्स अभी विजुअल स्टूडियो कोड में जाके देखते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास कंपेयर करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स में, जिसमें हम इक्वल साइन दो दफ़ा यूज़ करते हैं। यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये डबल इक्वल टू हम बेसिकली लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो डबल इक्वल टू है ये वो रोल प्ले नहीं करेगा जो कि इज इक्वल टू का जो साइन है वो सिंपली एक रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पे हमने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 3, तो 3 को वो ए को असाइन कर रहा है, ए वेरिएबल को। वहाँ पे वो एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। इसकी कुछ डिटेल्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जबकि यहाँ पे ये ए की वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू ए को असाइन नहीं कर रहा, बल्कि ये ए और बी की वैल्यू को कंपेयर करके देखेगा। यानी ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ए में भी 3 स्टोर है और बी में भी 3 स्टोर है, उस सूरत में ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली इन दोनों के कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। लास्ट हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर है दैट इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के केस में हम ये चेक करते हैं कि क्या ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। ये कंडीशन सिर्फ उस सूरत में फॉल्स होगी जब ये दोनों जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल्स आपको उनकी वैल्यूज दोनों की इक्वल हों। उस सूरत में सिर्फ ये कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज ये फॉल्स नहीं होगी। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम जाते हैं अपने कोड की तरफ और वहाँ पे हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट लिख लिया है, ताकि जो हमने लास्ट टाइम प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो हमने डिस्कस किए थे, हमने ऑपरेटर्स की बात की थी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, तो हमने इस सेगमेंट को अलग से मेंशन करने के लिए हमने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट में लिख लिया रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक यहाँ पे हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें आउटपुट में भी हम इस चीज़ को थोड़ा सा देख सकें कि हम एक सेपरेट सेगमेंट में जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बैकस्लैश एन यूज़ करूँगा न्यू लाइन में जाने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा रिलेशनल ऑपरेशंस में लिख देता हूँ ऑपरेटर्स की बजाय, क्योंकि हम इसमें डेफिनेटली वर्किंग स्टोर करेंगे। और यहाँ पे मैं फिर बैकस्लैश एन यूज़ कर देता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं और आखिर में हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ये सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग के लिए, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे आउटपुट में यहाँ पे जितनी भी वर्किंग है, जो प्रीवियस वर्किंग है, ये सारी वर्किंग है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो मुझे ये पता रहे कि यहाँ से ऑनवर्ड रिलेशनल ऑपरेशंस की वर्किंग स्टार्ट हो रही है और ये उसको उसके मुताबिक ही डील करे। तो आगे चलते हैं हम। और
यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं डबल डैश यूज़ कर लूँगा ताकि अलग से मुझे पता चल जाए। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं हमारा जो फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर था, दैट इज़ लेस देन। तो लेस देन के केस में मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के बारे में आपने बहुत ज़्यादा उस पर फिक्रमंद नहीं होना, हम आगे चल के उसको डिसीजन कंस्ट्रक्ट वाले सेगमेंट में डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये समझ लेना है कि जो इफ़ स्टेटमेंट है वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन चेक करती है और ट्रू होने के केस पे कुछ स्पेसिफिक वर्किंग परफॉर्म करती है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये दो ऑलरेडी वेरिएबल्स मौजूद है, तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ए की वैल्यू बी से स्मॉलर है। सिर्फ मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये ब्रैकेट में लिखी ये कंडीशन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में इफ़ का मैं कोड ब्लॉक लिखूँगा। और अभी इफ़ स्टेटमेंट को हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिंपल एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए इज़ स्मॉलर देन बी। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है, वो ये है कि ये याद रखिएगा कि ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है ये सिर्फ उस सूरत में चलेगी, ये देखें प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस कोड ब्लॉक में है इन दो करली ब्रेसेस के दरमियान। तो ये जो कोड ब्लॉक है ये इफ स्टेटमेंट का है। ये स्टेटमेंट प्रिंट एफ स्टेटमेंट सिर्फ उस सूरत में चलेगी अगर ए जो है वो बी से स्मॉलर होगा, यानी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ए की वैल्यू देखें क्या है, ए की वैल्यू है 4.6 और बी की वैल्यू क्या है 4.6। दोनों की वैल्यू इक्वल हैं। ए की, इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू बी से स्मॉलर नहीं है। तो उस सूरत में हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे और रन करके हम देखेंगे कि ये हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अगर हम आखिर में देखें तो ये लिखा हुआ है रिलेशनल ऑपरेशन, और रिलेशनल ऑपरेशन से नीचे हमें कुछ भी रिटर्न इसने नहीं किया। तो यहाँ पे हम CLS लिख देते हैं ताकि दोबारा आउटपुट हमें ऊपर नज़र आए। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है 4.6, इसको मैं कर देता हूँ 3.6। 3.6 करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये a और b की वैल्यू को कंपेयर करेगा। a में क्या वैल्यू आएगी 3.6 और यहाँ पे b में क्या वैल्यू आएगी यहाँ से 4.6। तो 3.6 इज लेस देन 4.6 ये टेस्ट करेगा। अब आपको पता है जब वो ये टेस्ट करेगा तो ये तो ट्रू है, तो उस सूरत में ये इफ़ ब्लॉक के अंदर आएगा और यहाँ पे जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसको दोबारा से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे रिलेशनल ऑपरेशंस के नीचे ये लाइन हमें यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है विच इज़ ए स्मॉलर देन बी। तो ये उस सूरत में आउटपुट में हमें नजर आएगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेशन जो है मुख्तलिफ टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड रिलेशनल ऑपरेशन क्या था कि अगर ए की वैल्यू बी से स्मॉलर है या उसके इक्वल है, दोनों केसेस में वो हमें ये आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा, ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये स्मॉलर चेक करता है इस ऑपरेटर में। अगर स्मॉलर उसे मिल जाए तो वो ट्रू कंसीडर करके अंदर चला जाएगा, क्योंकि देखें एक टाइम पे अगर आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक वैल्यू स्मॉलर भी है और वो वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल भी है। या तो वो वैल्यू स्मॉलर होगी या उसके इक्वल होगी, दोनों में से जो भी केस होगा तो आउटपुट में ये उसको ट्रू रिटर्न करेगी। अच्छा, ये तो केस हमने देख लिया कि वैल्यू स्मॉलर थी। अब अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि हमने यहाँ पे जब लेस देन ऑपरेटर यूज़ किया उस वक्त ए और बी दोनों की वैल्यू सेम थी, लेकिन उसने आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवाया था क्योंकि उनकी वैल्यू इक्वल थी, स्मॉलर नहीं थी ए की वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे एक काम और करते हैं टेस्ट करने के लिए। हम ए की वैल्यू दोबारा से 3.6 की बजाय 4.6 कर देते हैं। तो अब ए और बी की वैल्यू सेम हो गई हैं। अब ए की वैल्यू बी से स्मॉलर नहीं है। तो अब ये देखिएगा कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। तो अब जब हम इसको सेव करेंगे दोबारा से, सेव करने के बाद हम इसको यहाँ से दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको रन करेंगे। रन करने के बाद अब देखें ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, स्टिल आपको ये स्टेटमेंट शो करवा रहा है। क्यों कि ए बी से स्मॉलर तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है। तो इन दोनों में से अगर एक काम भी हमें ट्रू रिटर्न करता है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये फर्स्ट टू रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन की बात करते हैं, इफ़ वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर हो तो हमें ये शो करवाए ए इज़ ग्रेटर देन बी। सिंपल, ए इज़ ग्रेटर देन बी हमें ये आउटपुट में शो करवाए। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से रन करेंगे। रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में हमें रिलेशनल ऑपरेशन में देखें,
रिलेशनल ऑपरेशंस के नीचे आपको कुछ भी आउटपुट में ये वाली स्टेटमेंट नज़र आ रही है, कहीं भी a इज़ ग्रेटर देन b, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न क्या है, a की वैल्यू है 4.6, b की वैल्यू क्या है 4.6, दोनों की वैल्यू 4.6 4.6 है। अगर a की वैल्यू 5.6 होती फिर इसने ये हमें आउटपुट में यहाँ पे डिस्प्ले करवाना था। तो ये भी टेस्ट करके हम देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि a की वैल्यू कर देते हैं 5.6। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए हमें ये स्टेटमेंट शो करवा रहा है दैट इज a इज ग्रेटर देन b। नेक्स्ट सेगमेंट देखें, फोर्थ रिलेशनल ऑपरेटर था a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, जस्ट लाइक लेस देन और इक्वल टू। तो इस सूरत में हम यहाँ पे अगर लिखते हैं a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो दोनों में से जो भी कंडीशन होगी जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आउटपुट में हमें ये डिस्प्ले करवा देगा। अब देखें इस केस में उसने लिखा है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। जब यहाँ पे आके टेस्ट हुआ होगा तो ए बताएं बी से ग्रेटर है या इक्वल है। ए डेफिनेटली बी से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रेटर है इसलिए उसने शो करवा दिया। अगर ए बी के इक्वल हो तो भी आउटपुट में शो करवाएगा। तो ये भी हम दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4.6। अब दोनों की वैल्यू सेम है। अब हम इसको सेव करते हैं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब ये ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है। जब हम इसको आउटपुट में डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पे देखें आउटपुट में स्टिल हमें स्टेटमेंट शो करवाएगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 4 जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो अभी तक हमने देख लिए। अब आते हैं हमारे पास जो फिफ्थ रिलेशनल ऑपरेटर है विच इज़ इक्वल टू, जिसके बारे में मैंने आपको कहा है कि आपने ख्याल रखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। तो वापस आते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। विजुअल स्टूडियो कोड में हम इस फिफ्थ रिलेशनल ऑपरेटर को भी टेस्ट करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे डबल इक्वल टू। अब ये क्या करेगा, ये b की वैल्यू a को असाइन नहीं कर रहा कंडीशन में हम इसको यूज कर रहे हैं, बल्कि ये कर रहा है कि a में आपको a और b की जो दोनों की वैल्यूज हैं उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है कि क्या a और b की वैल्यूज इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट से चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोथ a एंड b आर इक्वल। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो आउटपुट में देखें, ये देखें यहाँ पे आउटपुट आ रहा है और उसमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी आर इक्वल। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें ए और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है। तो चलें ए की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हम 9.6 कर देते हैं। उसके बाद इसको सेव करते हैं, दोबारा से आउटपुट डिस्प्ले करवाइए। अब देखें रिलेशनल ऑपरेशंस के नीचे आपको कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसने यहाँ पे आके कंपेयर की दोनों की वैल्यूज़, दोनों की वैल्यू सेम नहीं थी। ए की वैल्यू 9.6 थी और बी की वैल्यू 4.6 थी। लिहाजा जब ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो फिर इसने क्या किया, ये यहाँ पे कोड ब्लॉक में नहीं आया, इसने आउटपुट में डिस्प्ले नहीं करवाया। अब हम चलते हैं, हमारी जो लास्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर वो है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके साथ इज इक्वल टू का साइन, और ऑन बोथ साइड्स दोनों हमारे पास वेरिएबल्स आ देंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है और वो ये है कि ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क और ये इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। इस चीज़ को आपने याद रखना है, नॉट इक्वल टू हम इसको बोलेंगे। तो ये बेसिकली क्या चेक करेगा, ये उस सूरत में एग्जीक्यूट करेगा अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। तो अब ये देखें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ए और बी की वैल्यू जब इक्वल नहीं होंगी उस सूरत में ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ ए एंड बी आर इक्वल, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको आउटपुट में डिस्प्ले करवाता हूँ। तो ये देखें मुझे आउटपुट में शो करवा रहा है वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर मैं इन दोनों की वैल्यू सेम कर दूँ लाइक 4.6, अब मैं सेव करूँ, अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें रिलेशनल ऑपरेशन के नीचे मुझे कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवा रहा। ये सिर्फ उस सूरत में आपको ये वाली स्टेटमेंट ट्रू करेगा जब ए और बी दोनों की वैल्यू सेम नहीं होंगी। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होंगी, यहाँ के आके टेस्ट करेगा, ए की जगह 9.6 आएगा, बी की जगह क्या आएगा 4.6, तो वो चेक करेगा 9.6 इज नॉट इक्वल टू 4.6 विच इज़ ट्रू। तो उस सूरत में जब आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे तो फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको अगेन शो करवाएगा वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था रिलेशनल ऑपरेटर्स के हवाले से कि हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में ख़ास तौर पे जब हमने कोई कंडीशन यूज़ करनी होती है तो उस वक्त हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि ये जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे असाइनमेंट जो हमने जो प्रीवियस सेगमेंट में पढ़े थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। सेम इसी तरह
जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। तो अगले सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से और डिटेल में देखेंगे कि वो हमें किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।